नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, इस बार ऐसा संयोग बना है कि जुमा और होली दोनों एक ही दिन पर, और इसको लेकर चुनाव भी बिहार में होने वाले, तो इसको लेकर राजनीति भी अपने चरम पर, आप कह लीजिए शबाब पर है। दोनों तरफ से ऐसे अजीबो-गरीब बयान आ रहे कि जिससे माहौल का मतलब गरमाना स्वाभाविक है, और चुनाव सर पर देखकर पार्टियां भी इससे पीछे नहीं है कि इसका कैसे ज्यादा से ज्यादा चुनावी फायदा लिया जा सके। तो इस पर हम बात करते हैं, चूंकि भागलपुर शुरू से एक सेंसिटिव शहर रहा। भागलपुर में आपको पता ही होगा, दंगों को लेकर जो है काफी प्रशासन भी इन सब त्योहारों पर काफी सतर्क रहता है कि यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े ना। तो इस पर हम बात करते हैं, वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल एक्टिविस्ट तो हैं ही, और जन सुराज के जिला उपाध्यक्ष भी हैं बाबुल विवेक जी। बाबुल जी, बहुत स्वागत है अंगवानी पर आपका। धन्यवाद चंदन भाई। अंगवानी के सभी जो श्रोता हैं, दर्शक हैं, उनको मेरा नमस्कार, और आपको भी नमस्कार और धन्यवाद कि आपने बुलाया, आपने बात करने के लिए यहाँ पर बुलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबुल जी, आप तो सोशल एक्टिविस्ट भी रहे हुए हैं, और जिस तरह से राजनीति गर्मा गई है बिहार के चुनाव को देखते हुए, ये पहली बार है कि इस तरह से जो होली और जो कहते हैं आप जुमा, वो दोनों एक दिन पड़ रहा था। इसको लेकर जो बयानों का जो सिलसिला है, बयान जो आ रहे हैं दोनों तरफ से, उससे लग रहा है कि भागलपुर में जो है ज्यादा ही सतर्कता बरतने की जरूरत है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, ऐसा बेशक से इस बार जो है रमजान में जो जुमा पड़ रहा है वो और होली एक ही दिन पड़ रहा है, इस बार पड़ रहा है। लेकिन इसके पहले भी कई एक बार ऐसा हुआ है कि बकरीद और हिंदू का कोई त्योहार एक साथ पड़ गया, ईद और हिंदू का कोई त्योहार एक साथ पड़ गया, रमजान के महीने में कोई हिंदू का त्योहार पड़ गया। ऐसा पहले भी होता रहा है, और दोनों धर्म के लोगों ने, समाज के लोगों ने बिल्कुल समरसता के साथ इस त्योहार को मनाया है। यह हमारा इतिहास है। यहाँ पर समस्या तब आती है जब दोनों ही धर्म में कुछ उन्मादी लोग हैं और वो चाहते हैं कि मौके का फायदा उठाया जाए। जब राजनीति के पास विषय खत्म हो जाता है, जब राजनीति के पास कोई मुद्दा नहीं रहता है, तो राजनीति ध्रुवीकरण की राजनीति पर आ जाती है। और ध्रुवीकरण चाहे जात का हो, चाहे धर्म का हो, चाहे जमात का हो, चाहे क्षेत्र का हो, वो तभी आता है जब मुद्दों को गौण करना रहता है, मुद्दों को नेपथ्य में भेजना रहता है। तब इस प्रकार के जो उन्मादी विषय हैं उनको आगे कर दिया जाता है। मैं फिर से कहता हूं कि पहले भी ऐसा होता रहा है कि दोनों धर्मों के त्योहार आपस में एक साथ एक समय पर पड़ गए हैं, और दोनों धर्म के लोगों ने पूरी समन्वय के साथ इस त्योहार को मनाया है, आपसी भाईचारे के साथ मनाया, फिर मनाएंगे। कुछ बयान आ रहे हैं, दोनों ही पक्ष से आ रहे हैं, तो लोगों को विचार करना चाहिए ये कौन लोग हैं जो इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। चाहे दरभंगा की मेयर की हम बात कर लें, एक राजनीतिक शख्सियत है, उन्होंने यह मांग कर दी कि होली को कुछ देर के लिए रोक देना चाहिए। अब एक तो मुझे लगता है वो संस्कृति से वाकिफ नहीं है, जो कि संभव नहीं है। वो इसी मिट्टी की पली बढ़ी है, उनको यहाँ की संस्कृति से वो अवगत ना हो, यह वो संभव नहीं लगता है, दिखता है। ऐसे में मैं उनके बयान को साफ तौर पर यह मानता हूं कि ये राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए दिया गया बयान है। बिहार में इस वर्ष चुनाव होने हैं, और चुनावों को लेकर जब मुद्दे गौण करने होते हैं, जब ध्रुवीकरण करनी होती है, तो इस प्रकार के बयान दोनों पक्ष के लोग देते हैं। वही ये बयान। नहीं, ये तो आपने दरभंगा की बात की, लेकिन आपने बीजेपी विधायक की बात नहीं की, और इसीलिए शायद आपको कहा जाता है कि आप लोग बीजेपी के साथ में हैं, बी टीम है। नहीं नहीं, मैंने दोनों ही पक्ष की बात कही। मैंने कहा दोनों ही पक्ष में ऐसे उन्मादी लोग हैं जो इस तरह के बयान देकर माहौल को गरमाते हैं। क्योंकि दरभंगा की मेयर का मामला आज का है, आज वो मीडिया में हाईलाइटेड है, तो मैंने दरभंगा की मेयर की बात कही। और भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं ने जब भी बयान इस प्रकार का दिया है, धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए दिया है, क्योंकि भाई साहब मुद्दों को कौन करना है। आप समझिए, भागलपुर में अगर आप भागलपुर के आम लोगों से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि हमारी समस्या क्या है। हमारी समस्या ये है कि सरकार निरंकुश हो गई है, बिहार सरकार में कोई सुनने वाला हमारी बात नहीं है, जनता की जायज मांगों को नहीं सुना जाता है। ड्रग्स के खिलाफ अगर गांव वाले अभियान चलाते हैं तो उनको जेल में ठूस दिया जाता है। जायज पुल मांगते हैं, फंड लूट का विरोध करते हैं तो उनके ऊपर मुकदमा ला दिया जाता है। सुनने वाला उनकी कोई नहीं है, अव्यवस्था है। यहाँ पर सरकारें निरंकुश हो गई हैं, और चंद अधिकारी जो है वो बिहार में सरकार को चला रहे हैं। और
पूरे लोगों को जो है बैल और गाय की तरह हाँका जा रहा है। मतलब प्रशासन डंडे की जोर पर लोगों को हाँक रहा है। विषय यह है कि स्मार्ट सिटी के लाखों करोड़ रुपए आए, प्रधानमंत्री जी ने मंच से चीख चीख कर कहा कि कितने लाख करोड़ दे दूं, कितने लाख करोड़ दे दूं, चलो 70,000 करोड़ नहीं 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ नहीं 1.25 करोड़, 1.25 करोड़ नहीं 1.5 लाख करोड़ दे दिया। तो भागलपुर को लगा कि जैसे कि उन्हें कोई चूचू का मुरब्बा मिल गया, बहुत भानुमति का पिटारा मिल गया, वो पिटारा से अब भागलपुर का बहुत विकास हो जाएगा। और जब प्रधानमंत्री जी 10 साल के बाद आए तो पता चला कि भागलपुर का तो विनाश हो गया। अब प्रधानमंत्री जी 1.25 करोड़ का कोई हिसाब उनसे पूछ दे तो प्रधानमंत्री जी फंस जाएंगे। तो धार्मिक ध्रुवीकरण उनके लोगों को करना मजबूरी है, उनके पार्टी के लोग धार्मिक ध्रुवीकरण करने के लिए इस प्रकार के बयान देंगे। वही हाल दूसरे पक्ष का भी है। तो मतलब आप ये मान रहे हैं ना कि चूंकि ये पहला मौका नहीं है कि जब दोनों धर्मों के त्योहार एक दिन ना पड़े हो, एक साथ ना हुए हो, लेकिन चूंकि सामने चुनाव है तो इसको लेकर जो है पार्टियों में होड़ है कि इसका कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा लिया जा सके। बिल्कुल। तो आपकी पार्टी इसमें कहां पर है? हमारी पार्टी मुद्दों की राजनीति करने के लिए आई है। हमने कहा है कि बिहार में बदलाव की राजनीति हम करेंगे, ध्रुवीकरण की राजनीति को खत्म करेंगे, जनता की राजनीति को स्थापित करेंगे, मुद्दों की राजनीति पर बात करेंगे और बिहार के विकास की बात होगी, दूसरी कोई बात हम नहीं करेंगे। जातीय लड़ाई को, धार्मिक लड़ाई को हमने जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के फॉर्मूले पर पहले ही चरण में खत्म कर दिया कि जो भी पक्ष जिसका जितना भागीदारी है उसके हिसाब से उसे टिकट बंटवारे में, उसे संगठन में हम जगह देंगे, उस जाति के लोगों को, उस धर्म के लोगों को, और वो लड़ाई हम निचले स्तर पर ही खत्म करके बिहार के विकास की बात सब लोग मिलकर करेंगे। इसके लिए हमारी पार्टी कृत संकल्पित है। तो बाबुल जी, आप तो सोशल एक्टिविस्ट भी रहे, तो आपको क्या लगता है भागलपुर में अभी भी वो दंगे का जो जख्म है, या वो अभी भी क्या चुनाव में वो असर डालेगा? अगर इसे भुनाकर, मतलब रिलीजियस सेंटिमेंट भुनाकर अगर वोट बटोरने की कोशिश करेंगे तो क्या अभी भी लोग उस आधार पे वोट करते हैं? देखिए, धर्म, जहां तक बात है धर्म की, जाति की या क्षेत्र की, तो ये हमारी पहचान से जुड़ा हुआ विषय होता है। इस पर आघात करना बड़ा आसान होता है, लोगों की भावनाओं को भड़काना इस चीज को लेकर बड़ा आसान होता है, बड़ा सरल होता है। छोटे छोटे बयान से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं और मुद्दे गौण हो जाते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ मुद्दों को गौण करने के लिए इस प्रकार का बयान दिया जा रहा है। इसके पहले भी आपको याद होगा, भागलपुर में विधानसभा चुनावों के समय में अक्सर यह होता रहा है कि हिंदुओं के धार्मिक स्थल पर मांस फेंक दिया गया, तो मुसलमानों के धार्मिक स्थल पर सुअर फेंक दिया गया। इस प्रकार से जो धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास पहले भी होता रहा है, लेकिन दोनों ही पक्ष के लोग अब दंगे का दंश झेल चुके हैं। भागलपुर ने दंगे का दंश झेला है और जिसमें मारे गए हैं आम लोग, चाहे वो हिंदू मरा हो चाहे वो मुसलमान मरा हो, समान रूप से मरा है, लेकिन मरने वाला आम आदमी था, कोई नेता या उसके परिवार का व्यक्ति नहीं मरा है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो झेलता है आम व्यक्ति। हाँ, तो जब दोनों पक्ष के लोग इस चीज को समझ चुके हैं, मैं भी आपकी राय से इत्तेफाक रखता हूँ कि जब दोनों धर्म के लोग समझ चुके, और कई ऐसे मौके आए हैं जब फिजा को बिगाड़ने की कोशिश की गई, माहौल को खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों धर्म के लोगों ने जो है बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए माहौल बिगड़ने नहीं दिया, है ना। क्योंकि उस दंगे के बाद फिर कभी अपने शहर में ऐसी स्थिति नहीं आई, ऐसी स्थिति नहीं बिगड़ी। तो अब जो ये लोग चाह रहे हैं कि इस तरह का माहौल बनाकर वोटों की फसल काटी जा सके, यही मेरा सवाल था आपसे कि क्या वो सफल हो पाएंगे? क्योंकि लोग तो समझ गए, अब लोग तो समझदार हो गए हैं। देखिए, मैंने आपको कहा कि लोग समझदार हो गए और लोग समझ रहे हैं कि उनका विषय कहाँ है। मैंने कहा कि उनका विषय सरकारों की निरंकुशता है, उनका विषय फंड का लूट है, उनका विषय यह है कि बिहार में विकास नहीं हो रहा है, यहाँ पर पलायन है, आपको इलाज कराने के लिए बाहर जाना पड़ता है, पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है, रोजी रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हम मूलभूत जो सुविधा है उससे भी वंचित है बिहार में, और जो फंड केंद्र का आ रहा है यहाँ पर बिहार उसको खर्च नहीं कर पा रहा है। यहाँ के पैसे गुजरात चले जाते हैं और गुजरात के विकास में लगते हैं। हमारे पैसा हमारे हिस्से का आता है और वो गुजरात के विकास में लग जाता है। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री जी जब भागलपुर आते हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लाडला कहते हैं कि मेरा लाडला मुख्यमंत्री। वो उनका लाडला मुख्यमंत्री इसलिए है ताकि वो बिहार का पैसा गुजरात के विकास के लिए भेजते हैं। जाहिर है वो लाडले होंगे। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं
उनको गुजरात से कुछ विशेष लगाव है, गुजरात से निकले हैं, गुजरात से विशेष लगाव है, तो वो लाडले मुख्यमंत्री को जो है बचाने के लिए लाडले मुख्यमंत्री को पोषित करते हैं, ताकि बिहार जो है, बिहार का विकास का हिस्सा जो है वो गुजरात चला जाए, बिहार के विकास का हिस्सा जो है वो अन्य प्रदेशों में चले जाए। आपके लाडले नहीं है मुख्यमंत्री? मेरे हिसाब से नीतीश कुमार जी को संन्यास ले लेना चाहिए, और कब का संन्यास ले लेना चाहिए था। और हमारी पार्टी के नेता पहले भी कहते रहे हैं, और सिर्फ हमारी पार्टी के नेता ही नहीं, आईएएस लॉबी के बड़े जो अधिकारी हैं उन्होंने भी कई एक जगहों पर कहा है, रिटायर्ड अधिकारी हैं उन्होंने भी कहा है, कई एक नेता ने भी इस बात को कहा है कि नीतीश कुमार की सरकार को चंद रिटायर्ड अधिकारी चला रहे हैं, नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं। और वो रिटायर्ड अधिकारी कहां से डायरेक्टेड होते हैं, कहां से उनको डायरेक्शन मिलता है, कहां से उनको दिशा निर्देश मिलता है, यह सोचने वाली बात है। जहां से दिशा निर्देश मिल रहा है, उन्हीं का ना ऐसा मुख्यमंत्री लाडला हो सकता है जो किसी न काम का न हो, न काज का हो, और दुश्मन अनाज का हो। तो ऐसा मुख्यमंत्री किसका लाडला हो सकता है? उसी का लाडला हो सकता है जिसका हित ऐसे निकम्मे मुख्यमंत्री से सजता है, उस व्यक्ति का लाडला ऐसा मुख्यमंत्री हो सकता है, जनता का लाडला नहीं हो सकता। जनता भयंकर परेशानी में है, यहाँ पर जनता को बहुत कष्ट है, जनता की वाजिब मांग को नहीं सुना जाता, और हर तरफ लूट है, हर तरफ भ्रष्टाचार है। आप कहीं भी चले जाए भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार चरम पर है बिहार में। तो व्यवस्था को बदलना जरूरी है। ऐसे में जन सुराज कृत संकल्पित है कि हम यहाँ की व्यवस्था को बदलेंगे और सुराज को लाकर बिहार को बदलने की दिशा में आगे लेकर जाएंगे। तो चलिए, इस पर हम क्रमवार ढंग से मुद्दों आधारित चर्चा हम जारी रखेंगे। तो आज हमारी चर्चा ये थी कि आखिर जिस तरह से, मतलब ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि दोनों धर्म के त्योहार जो एक दिन ना हुए हों। इस बार चूंकि चुनाव माथे पर है, तो इस तरफ दोनों तरफ से मतलब पूरी जोर आजमाइश है कि कैसे माहौल को जितना से ज्यादा जो है ज्यादा अपने पक्ष में भुनाया जा सके, जिससे कि वोटों की फसल काटने में सफलता मिले, जो जितना वोट काट सके। तो इस बीच, इन सब राजनीति के बीच जो है बाबुल जी ने अपने पार्टी की स्थिति रखी कि आखिर उनकी पार्टी किस आधार पर इन चीजों को देखती है। तो हम आगे भी आपसे चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, अभी तो तापमान और बढ़ेगा, बिहार का भी चुनावी माहौल और गर्माएगा। तो हम इस पर आपसे चर्चा जारी रखेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी हम व्यूअर्स पे छोड़ते हैं कि वो कैसे इस चीज को देखते हैं, वो कैसे इस तरह की जो राजनीति है, जो धार्मिक सेंटिमेंट्स को उभारने की राजनीति है, उसको पोलराइज करके वोट लेने की जो राजनीति है, उसको वो कैसे देखते हैं, वो अपने कमेंट में लिखें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलते रहेंगे, फिर आगे चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे पर, किसी और मसले पर जो कि आपसे जुड़े हुए हैं, आपकी जिंदगी के लिए अहम है। तो आप ऐसे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद बाबुल जी। धन्यवाद चंदन भाई। खास करके अंग क्षेत्र की समस्याओं को उठाने के लिए, बिहार की समस्याओं पर एक सीरीज जो आपने शुरू करने का संकल्प लिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, और मैं स्वागत करता हूं आपके इस कदम का। कम से कम बिहार के जो मुद्दे हैं वो चर्चा में आना चाहिए, और आप जैसे चंद लोग ही हैं जो बिहार में मुद्दों पर बात कर रहे हैं। इसके लिए आपका और अंगवाणी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंगवाणी के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। चलिए, बहुत धन्यवाद। हम लोग सब साथ मिलकर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।